साथियों साथियों कल हमने महाराजा जयचंद गढ़वाल उनके राज्याभिषेक दिन के अवसर पर देश और विदेश के विद्वानों की एक संगोष्ठी का आयोजन किया था और कल मैं कन्नौज में ही था, मगर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं उसका प्रिसाइड ओवर करने वाला था। वो प्रॉपर मैसेज नहीं गया और लोगों की जिज्ञासा थी कि इसके संदर्भ में मैं बात करूं। मैं अभी कन्नौज इलाके में ही हूँ और इसी इलाके में एक बड़े विद्वान इतिहासकार डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत डिलीट उपाधि प्राप्त है, जाने माने इतिहासकार है। उन्होंने महाराजा जयचंद के ऊपर किताब भी लिखी है जो प्रकाशित होने वाली है। तो मैं उनको पहले निमंत्रण दे रहा हूँ, उसके बाद मैं मेरी बात रखूँगा। हम सुनते हैं उत्तर भारत के जाने माने इतिहासकार माननीय डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत जी। नमस्कार। जनपद फर्रुखाबाद का निवासी हूँ और कन्नौज जो हमारा शासन का केंद्र रहा है इसी जनपद में आता था। अभी 1997 से वो अलग जनपद हो गया है। तो हमारे पूरे भारत में जो हुमायूं की पराजय केवल कन्नौज पराजय कहलाती है और पूरा विजयी होता था। और वो कन्नौज है गंगा की नदी के तट पर बैठे हुए हुमायूं की पराजय। हुमायूं के समय में भिस्ती का चलाया हुआ जो चमड़े का सिक्का था वो केवल भारत में, संपूर्ण भारत में हमारे निजी संग्रहालय में उपलब्ध है। दूसरा, जो बौद्ध संगीत हुई थी सम्राट हर्षवर्धन के समय में, फाहियान हुएनसांग, तेंजिंग वराजो, ईस्ट सिंह, जो चाइनीज यात्री आए उनके यात्रा वृतांत की पुस्तकें हमारे पास बहुत पुरानी पांडुलिपियों के रूप में हैं। मैंने उनसे काफ़ी अध्ययन करके, इसके साथ साथ इतिहास की सैकड़ों पुस्तकों का अध्ययन करके मैंने देखा है कन्नौज के इतिहास से संदर्भित हमारे पास पुस्तकें भी हैं, शिलालेख भी हैं, प्राचीन अभिलेख भी हैं और तमाम ऐसे संसाधन हैं जिनसे हम कन्नौज के इतिहास के बारे में जानकारी करते हैं। मैंने देखा है कि जिस तरह पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, एनटी डीएनटी वगैरह के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था में उनको बदनाम करने के लिए उनके तमाम कहावतें, तमाम लोकोक्तियाँ उनके साथ प्रचलित की जाती हैं कि जिससे बदनाम हो। इसी तरह से उन्होंने सम्राट जो जयचंद थे, चूँकि वो बौद्धिस्ट थे, उनको बदनाम करने का एक कुत्सित षड्यंत्र रच करके और उनको गद्दार कहने के लिए इतना किया कि हमारे कन्नौज क्षेत्र नहीं पूरे प्रदेश और भारत में उनको कुछ लोगों ने इतना प्रचारित होने के भ्रमवश लोग उन्हें गद्दार मानने लगे और किसी भी आदमी देशद्रोही का जब नाम लेते तो कहते जयचंद के नाम से उसका उपाधि उसे देने लगे। ये हमारे पूरे भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है। विशेषकर चूँकि मैं कन्नौज क्षेत्र का रहने वाला हूँ तो मैं उसे बहुत ही आक्रोश भी आता है, शर्मिंदगी भी होती है और हम लोग इस आक्रोश मूल मुद्रा में ही अपनी अभिव्यक्त कर रहे हैं कि जयचंद वास्तव में राष्ट्रभक्त थे। उनका युद्ध लड़ते हुए, मोहम्मद गोरी से युद्ध लड़ते हुए चंदावर के मैदान, जो हमारे कन्नौज का सीमावर्ती जनपद है, इटावा, उस चंदावर के मैदान में वो शहीद हुए थे। जो वीरतापूर्ण एक कृत्य था उनका, हम लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। साथ ही उन्होंने सम्राट हर्ष जो महादानी थे और उनकी दान यात्रा कन्नौज से इलाहाबाद तक की होती थी। ये जरूर था कि वो सर्व धर्म के सम्मान करने वाले थे, उसमें वैष्णव भी थे, उसमें शैव थे, बौद्ध थे, जैन थे, सबके प्रति सम्राट हर्षवर्धन वो करते थे और उन्होंने सबको आमंत्रित किया तो बौद्ध संगीत में। लेकिन कन्नौज के ब्राह्मणों ने उनके पंडाल में आग लगा दी और हमारे जो फाहियान थे उनकी जान बचाने के लिए बहुत भरसक प्रयास किया सम्राट हर्षवर्धन ने। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसी बहुत से हमारे निजी संग्रह में ऐसे बहुत से दस्तावेज हैं जो सम्राट हरिश्चंद्र को, सम्राट जयचंद को मतलब देशभक्त, राष्ट्रभक्त
और बौद्ध सम्राट सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। और हम लोग यहाँ पर कई गोष्ठियाँ करके अक्सर इस बात को करते हैं। आर्टिकल्स हम पेपर्स में, मैगजीन्स में भी आर्टिकल देते हैं। अभी पिछले 3 साल पहले कन्नौज में एक आयोजन किया था, वहाँ के नवाब सिंह यादव ने सम्राट जयचंद के किले के बिल्कुल सामने बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने का मौका भी मिला था, तो मैं वहाँ घोषणा करके आया था। वहाँ लोगों ने अपेक्षा की थी कि मैं सम्राट जयचंद के ऊपर पुस्तक लिखूँगा। हमारी पुस्तक बिल्कुल तैयार है और छपने की स्थिति में शीघ्र ही इसी सन 2023 में ही वो पुस्तक प्रकाशित होगी। मुझे गर्व है कि ऐसे गहाड़वाल, जिसे कुछ लोग राठौर कुछ मतलब सरनेम लिखते हैं, और उनका पूरा परिवार जो रहा है वो तमाम भारत में जहाँ जा रहा है उनके परिवार के लोग हैं, उनके वंश के लोग हैं। वो वीरतापूर्ण कृत्य में उनके हमने अलग अलग जीवनियाँ उनकी लिखी हैं। तो मैं ऐसे अवसर पर सम्राट हर्षवर्धन और सम्राट जयचंद, इन दोनों का, सम्राट जयचंद का पीरियड था 10वीं 11वीं शताब्दी था और सम्राट हर्षवर्धन 647 का पीरियड उनका समाप्त हुआ था, 606 से 647 तक। उन दोनों पीरियड को हम भारत के इतिहास में स्वर्णिम काल कह सकते हैं और ये हमारे लिए गौरवशाली इतिहास रहा है। हम गौरव की और गर्वान्वित अनुभूत करते हैं। धन्यवाद। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, आप महाराजा जयचंद के ऊपर किताब भी लिखे हुए हैं, आपके पास ऐसे कौन से ठोस सबूत और प्रमाण है कि वो गद्दार नहीं थे? वो 1, 2, 3 जो सबूत वो पेश करें। नहीं, उनके पास गद्दारी वाला प्रमाण क्या है कि गद्दार थे? हाँ, वही बोलो ना। हाँ बोल रहे हैं, मगर प्रमाण क्या है? हाँ। बोलो मैं। हाँ बोलो। जिन्हें आज का क्षत्रिय समाज है उन्हें अपना आदर्श मानता है और उनकी जयंतियां मनाने में अपने को गौरव की अनुभूति करता है। सम्राट जो जयचंद और पृथ्वीराज दोनों साड़ू थे। अजमेर के राजा की दोनों पुत्रियां थीं, इन दोनों ब्याही हुई थी। इनकी पुत्री संयुक्ता थी, उनकी भतीजी लगती थी रिश्ते में। जब साड़ू की लड़की वो पुत्री के दाखिल भतीजी होती है। और जो पृथ्वीराज ने जो कृत्य किया था अपनी पुत्री को षड्यंत्रपूर्वक भगाने का, उस समय से इनकी आपस में वैमनस्यता शुरू हुई थी और जिसे बहुत गलत कहा गया था उसमें पृथ्वीराज के प्रति लोगों का। लेकिन पता नहीं किस वजह से, कैसा प्रचार तंत्र था। प्रचार तंत्र के तहत, और जब मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ तो मोहम्मद गोरी के लिए उनका चंद्रवरदाई जो था, उनका भाट कवि जिसे कहते हैं, उस समय सम्राटों के भाट कवि होते थे, उनकी अति प्रशस्त करते थे और उनकी अतिशयोक्तपूर्ण। तो उसी तरह चंद्रवरदाई ने तमाम जगह ऐसे स्थानों पर लिखा है और पृथ्वीराज की जो प्रशस्त की है। और कई ऐसी किताबें उसी पीरियड की लिखवाई गई, इंटेंसली लिखवाई गई कि सम्राट जयचंद को उनके किस तरह गद्दार किया जाए। और कई ब्राह्मणों की पुस्तकें ऐसी हमारे पास हैं जो सरकारी प्रकाशन है, लोगों के निजी प्रकाशन हैं, उनमें सम्राट जयचंद को मतलब उनके समर्थकों को हतोत्साहित करने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए लिखा गया। लेकिन ऐसे हमारे पास अकाट्य प्रमाण हैं, वो इतिहासकारों की पुरानी पुस्तकें हैं जिनमें सम्राट जयचंद को जो अच्छा आदर्शवादी सम्राट बताया गया है। उनके सम्राट में कन्नौज ने इतना विकास किया है कि कन्नौज के इतिहास को जो हम देखते हैं कि बहुत समृद्ध इतिहास रहा है, वो जयचंद के सम्राट हर्षवर्धन के बाद में प्रतिहार काल आया। प्रतिहार काल भी लंबे समय तक रहा। प्रतिहार काल भी हमारे जो ओबीसी के सम्राट थे, जिन्हें भी क्षत्रिय लोगों ने कई बार ऐसा कोशिश किया कि उन्हें कहने के लिए उन्हें क्षत्रिय बनाने का। अभी मेरठ में एक विवाद हुआ था जहां मिहिर भोज के लेकर के मिहिर भोज के बाद गुर्जर लोग अपना उन्हें मानते हैं और उनका यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार काल कन्नौज का बहुत प्रसिद्ध काल रहा है। सम्राट मिहिर भोज का शासन यहाँ 836 से 889 तक रहा है। उस पर भी बवंडर करके उनको क्षत्रिय बनाने के लिए घोषणा की, तो वहाँ मेरठ में बहुत बवंडर हुआ। इस तरह बहुत से अवशेष, हमारी एक नई किताब आई है जो प्रतिहार काल के ऊपर, और लोधे जो गणराज्य
उस पर हमारी एक मोटी सी पुस्तक आई है, उसमें हमने पूरा दिया है। उसमें कन्नौज, फर्रुखाबाद जनपद के तमाम चित्र भी आए हैं और उस समय के उनके शासन के, उनका कहाँ पर किला था। भोजपुर हमारे यहाँ स्थान है बहुत महत्वपूर्ण, जहाँ पर युद्ध के तमाम अवशेष भी हैं। तो ऐसे हमारे पास पुस्तकों के रूप में, अभिलेखों के रूप में ऐसे तमाम साक्ष्य हैं जो हमारे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा जो हमारे विरोधी लोग हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाले, कि जो उनको जयचंद को गद्दार कह सकें। क्यों जयचंद का कोई ऐसा, केवल एक उदाहरण दिया था कि जयचंद ने पृथ्वीराज की मदद क्यों नहीं की मोहम्मद गोरी के युद्ध मामले में। वो इतना, आज भी ऐसे बहुत से हिंदू राजा एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, मुसलमान राजा खिलाफ होते हैं। तमाम ऐसे यहाँ पर प्रजातंत्र में दो जो बड़े होते हैं, एक जात के होते हैं, युद्ध होते हैं। उस चंद में और पृथ्वीराज में उनकी पुत्री को जो आदमी भगा ले गया, तो उससे ज़्यादा दुश्मन और कौन हो सकता है। इस नाते उनकी दुश्मनी थी। उस बात को लेकर के वो पृथ्वीराज की मदद कर नहीं सकते थे, और पृथ्वीराज अगर मोहम्मद गोरी भराता तो इसमें जयचंद को आने की वाली बात नहीं थी। और ये कहा गया, बस केवल एक आरोप लगाया जाता है कि जयचंद ने पृथ्वीराज की मदद क्यों नहीं की जब मोहम्मद गोरी से युद्ध हुआ। जब वो इतने कायर थे, कमज़ोर थे, पराजित हुए, उनकी आंखें फोड़ दी गईं, तो उसमें जयचंद की मदद न करना। जयचंद मोहम्मद गोरी से लड़ाई लड़ी, जयचंद अगर उसके मददगार होते उससे लड़ाई नहीं लड़ते और स्वयं शहीद हुए मोहम्मद गोरी से युद्ध करते हुए। इसलिए हम उनको महापुरुष और प्रतिष्ठा देते हैं। वो मतलब एक आदर्श शासक थे। धन्यवाद राजपूत साहब, धन्यवाद। साथियों, कल बहुत सारी बातों पर राजपूत लोगों ने चर्चा की है। जो लोग महाराजा जयचंद को गद्दार कहते हैं, उनके पास गद्दारी का सबूत क्या है? जो लोग या जो इतिहासकार इतिहास लेखन के नाम पर महाराजा जयचंद को गद्दार कह रहे हैं, उनके पास गद्दारी का कौन सा प्रमाण है? तो वे लोग पृथ्वीराज रासो इस काव्य का हवाला देते हैं। अब ये काव्य कब लिखा गया? तो वो लोग इतिहासकार हैं, वो लोग जानते हैं कब लिखा गया है। मगर हिस्ट्री लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि समकालीन एविडेंस को ज्यादा महत्व दिया जाता है। समकालीन एविडेंस है क्या? पृथ्वीराज रासो, ये जो काव्य है ब्राह्मण भाट के द्वारा लिखा गया, इसका लेखन काल कौन सा है? इसका लेखन काल हिस्टोरियन बताते हैं 16वीं शताब्दी का है। और महाराजा जयचंद कब हुए? तो महाराजा जयचंद जी का जो कार्यकाल है 11वीं 12वीं शताब्दी है। तो काव्य को इतिहास का साधन नहीं माना जा सकता। हिस्ट्री का अध्ययन करने के बाद पता चला यह है कि कौन सी कथा है जिसको आधार बनाकर वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो कथा यह है कि भविष्य पुराण में, अब पुराणों को इतिहासकार इतिहास का साधन नहीं मानते, मगर भविष्य पुराण में राजा जयचंद की कथा आई है। इसका मतलब यह है कि भविष्य पुराण आफ्टर राजा जयचंद्र के बाद लिखा गया काव्य, लिखा गया पुराण है। उस पुराण में एक कथा आई है कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद के बीच में लड़ाई की वजह यह थी कि राजा जयचंद की एक दासी की पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। पुराण बता रहा है। और संयोगिता या उसको संयोगिनी भी कहा है। तो संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान भगाते हैं। इससे
जयचंद राजा गुस्से में आता है और गुस्से में आकर मोहम्मद गौरी को मदद करता है, बुलाता है और पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवाने में महाराजा जयचंद मदद करता है। ये बात जब पृथ्वीराज रासोए भाट ब्राह्मण कवि लिख रहे थे तब उन्होंने ये कथा, ये काल्पनिक किंवदंती, ये जिसको कोई आधार नहीं है, जिसको कोई हिस्टोरिकल बेस नहीं है, वो उन्होंने भविष्य पुराण से उठाया और पृथ्वीराज रासो इस काव्य में जोड़ दिया। अब सवाल है, क्या वास्तव में ऐसा हुआ था क्या? क्या वास्तव में ऐसा हुआ था क्या? एक भी पर्शियन रिकॉर्ड में, जैसे यहाँ के इतिहासकार ब्राह्मण अभी लिख रहे हैं, तो पृथ्वीराज रासो ये भाट का काव्य चंद बरदाई का काव्य हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि वो 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ है। उसी तरह 15वीं शताब्दी के आसपास लिखा हुआ भविष्य पुराण भी पृथ्वीराज चौहान का और महाराजा जयचंद का हिस्ट्री का प्राइमरी सोर्स नहीं हो सकता। प्राइमरी सोर्स क्या हो सकते हैं? प्राइमरी सोर्स हो सकता है उनका कोई पत्र है क्या, उनका कोई अभिलेख है क्या, ये हो सकता है। अल्टरनेट सोर्स क्या हो सकता है? मोहम्मद गौरी के समकालीन जो लेखक है या उनके जो पर्शियन रिकॉर्ड है, क्या उन्होंने इस बात को एडमिट किया है क्या? तो हिस्टोरी के हिस्टोरियन मापदंड के आधार पर हमने पर्शियन रिकॉर्ड्स को ढूंढा, तो पर्शियन रिकॉर्ड्स में इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता। साथियों, राजा हर्षवर्धन का इन्होंने जिक्र किया, ये कन्नौज के महाराजा थे। इसका प्राचीन नाम था 7वीं शताब्दी में कान्यकुब्ज, जिसका आज उच्चारण कन्नौज किया जाता है। ये भारत की प्राचीन राजधानी थी और ये बुद्ध धर्मी राजा थे। अशोक राजा का परंपरा उन्होंने चलाया। अशोक राजा क्षत्रिय राजा थे, बौद्ध राजा थे, मौर्य राजा थे। अशोक राजा की पंचवार्षिक परंपरा राजा हर्षवर्धन ने चलाई। इसी परंपरा को आज वर्तमान में ब्राह्मण लोग कुंभ मेले के नाम पर मनाते हैं। ये कुंभ मेला वास्तव में बौद्धों का उत्सव है, जो बौद्ध भिक्षुओं को इकट्ठा कर मनाया जाता था। अशोक की परंपरा को राजा हर्षवर्धन ने चला। उनका इतिहास बताता है कि वो श्रीनगर गए, कश्मीर गए और बौद्ध स्तूपों को बचाया, लड़ाई लड़ी। वो खुद एक साहित्यकार थे, बुद्ध के प्रति उनको निष्ठा थी। और राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनको मारने का बार बार प्रयास हुआ। युवन संघ, इन्होंने फाहियान का जिक्र किया, वो फाहियान नहीं है, युवन संघ है, क्योंकि फाहियान 4वीं शताब्दी में हुई। युवन संघ उनके समकालीन थे और लगभग 21-22 वर्ष यहाँ रहे इंडिया में। और कन्नौज में वो आए थे। उन्होंने अपने राजा का जिक्र शिलादित्य के नाम से किया है। उन्होंने ये लिखा है कि राजा सोने की मूर्ति बुद्ध की हाथी पर रखते हुए स्वयं हाथ में लेकर हाथी पर सवार होता था और 500 हाथियों का जुलूस यहाँ कन्नौज की जनपद में निकलता था और लोग दूर दूर से राजा का वो उत्सव, बुद्ध उत्सव देखने आते थे। उसने आगे एक जिक्र किया कि मैं यहाँ क्यों आया। युवन संघ कहता है कि मैं कन्नौज में क्यों आया, क्योंकि अगर आपको जयचंद को समझना है तो गद्दार है, यही से समझने से नहीं चलेगा। जयचंद कोई परंपरा चला रहा है जिससे वर्तमान ब्राह्मण इतिहासकारों को दर्द हो रहा है। वो उस महान परंपरा को और राजा जयचंद की उसके साथ कनेक्टिविटी को छुपाना चाहते हैं। इस बात को आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको महाराजा जयचंद को गद्दार कहने के पीछे ब्राह्मणों की जो मानसिकता है इसका पता नहीं चलेगा। तो राजा हर्षवर्धन की परंपरा ये बताती है कि महाराजा हर्षवर्धन के समय में जो युवन संघ आया था उसने लिखा, मैं कन्नौज क्यों आया, एक तो राजधानी है,
मैं यहां पर इसलिए भी आया क्योंकि मौर्य राजा सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध की याद में उनके नाखून की धातु और दांत की धातु यानी बुद्ध शरीर के अवशेष को कन्नौज में स्थापित करके एक बड़ा विशाल बुद्ध स्तूप बनाया था। अन्य 4 स्तूप भी बनाए थे, मगर जिसके अंदर बुद्ध के धातु थे, शरीर अवशेष थे, उसको नमन करने के लिए, उसको देखने के लिए युवन संघ आया। और उसने आगे ये लिखा कि तथागत बुद्ध कन्नौज में आए थे, उनकी याद में यह स्तूप बनाया है, यहां उन्होंने उपदेश किया था। तो ये कन्नौज जो राजधानी गढ़वालों की रही, ये हर्षवर्धन की भी रही, और महाराजा सम्राट अशोक ने बुद्ध की मेमोरी में यह स्तूप बनाया, ये उन्होंने जिक्र किया। मगर आगे उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी बताई कि जब राजा जनता के बीच में गए थे, लाखों की संख्या में लोग थे, तो ब्राह्मण लोग छुपकर हथियार अंदर रखते हुए राजा को घेर लिया था और राजा को मारने की पूर्ण योजना बनाई थी, मगर राजा बाल बाल बच गए। राजा के सैनिकों ने उन लोगों को पकड़ा तो उसमें ब्राह्मण ही ज्यादातर निकले। तो युवन संघ लिखता है कि कुछ लोग सुपारी लेकर ब्राह्मणों के साथ थे, उनको दंड दिया गया, मगर 500 ब्राह्मणों को चिन्हित किया गया जो राजा की हत्या करना चाहते थे। तो महाराजा शिलादित्य ने यानी हर्षवर्धन ने उन 500 ब्राह्मणों को कन्नौज की बाउंड्री पर भगाया नहीं, बल्कि भारत की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। इतना विद्रोही राजा थे वो। 7वीं शताब्दी का रिकॉर्ड हमें बताता। उसके बाद कौन राजा हुआ? उसके बाद गढ़वाल कहां से आए? गढ़वालों का इतिहास क्या है? शर्मा, द्विवेदी, त्रिपाठी ब्राह्मण गढ़वालों की उत्पत्ति का इतिहास छुपाते हैं। मगर गढ़वाल घराने की एक रानी पैदा हुई जिसका नाम है कुमार देवी गढ़वाल। वो राजा गोविंद चंद्र की प्रथम पत्नी थी और दूसरे पत्नी का नाम वासंती था। ये दोनों पत्नियां बुद्धिस्ट थी। यानी हमें पता चल रहा है कि गोविंद चंद्र गढ़वाल की दोनों पत्नियां बुद्धिस्ट है, और यही कुमार देवी महारानी है जिसने सारनाथ में 9 मंजिला बुद्ध विहार बनाया। और जो विधर्मीय लोगों ने यानी ब्राह्मणों ने सम्राट अशोक का धम्मेक स्तूप तोड़ दिया था सारनाथ का, उसका रिनोवेशन करने का काम महाराजा गोविंद चंद्र गढ़वाल ने किया। कुछ लोग उसे शैववादी भी बताते, गोविंद चंद्र गढ़वाल को शैववादी बताने का प्रयास करते हैं, उनके अभिलेखों का मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। मगर कन्नौज का राजा गोविंद चंद्र गढ़वाल श्रावस्ती में 5 गांव बौद्ध भिक्षुओं को दान देता है, ऐसा एक अभिलेख मिला हुआ है। यानी उसका दूर तक साम्राज्य था, इससे प्रतीत होता है। कुमार देवी ने जो अभिलेख लिखा 26 लाइन का आज भी उपलब्ध है, इसमें उसने अपनी गढ़वाल डायनेस्टी भी उस अभिलेख में दर्ज की है, और उसने इस शब्द में अपने पूर्वजों का वर्णन किया है। और हमें फक्र है गोविंद चंद्र गढ़वाल और उसकी पत्नी कुमार देवी गढ़वाल का, कि वो लिखती है कि मैं सम्राट अशोक की विरासत को मानती हूं और उस विरासत को मुझे चलाने का मौका मिला, मुझे गर्व होता है। उसके शिलालेख में 12वीं शताब्दी का शिलालेख है, 11वीं शताब्दी का शिलालेख है, जिसमें अशोक राजा का जिक्र है। और वो भी अशोक की तरह कहती है, जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक बुद्ध का नाम रहेगा। उसके अभिलेख में जिक्र है। जो आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, सन 2002 में उत्खनन किया इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर, क्या निकला उसके नीचे? इलाहाबाद हाईकोर्ट में
मुस्लिम पक्षकार ने अपनी बात रखी, एडवोकेट जफरयाब जिलानी साहब, अभी उनका इंतकाल हुआ है। 2010 में उन्होंने आर्गुमेंट किया, क्योंकि ब्राह्मण कह रहे थे यह राम मंदिर के अवशेष है, तब इन्होंने आर्गुमेंट करते हुए कहा आर्कोलॉजी के रिपोर्ट में यह दर्ज है कि वहां एक स्तूप की, वहां उन्होंने अंग्रेजी में वर्ड किया श्राइन, वह श्राइन है। तो आप किस आधार पर कह सकते हो कि यह मंदिर के अवशेष है? वो श्राइन है। तो जज साहब ने पूछा जफरयाब जिलानी साहब को, फिशराय वो आप इनकार कर रहे हो, वो क्या है वह? तो जिलानी साहब ने कहा वो बुद्ध स्तूप है। मगर जज ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण जज ने कहा जिलानी साहब आप तो ये कह रहे थे वहां मस्जिद ही थी, वहां पहले कुछ नहीं था, चलो ये बहस के लिए बंद कर देते हैं, मगर आपकी बात को एक ढंग से हम मान्य करते हैं, वहां कुछ तो भी था, अब आर्गुमेंट मत। बड़ी आश्चर्य की बात है कि मुस्लिम पक्षकार डिनाई कर रहा है आपका कुछ है, और वो आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट का आधार देकर कह रहा है कि वो बौद्ध स्तूप है, मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बात को आर्गुमेंट करने के लिए मना किया। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दर्ज किया है, जो 1250 पन्ने का जजमेंट दिया, मगर ना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह मान्य किया है कि वो संरचना किसकी है। तो 2002 के आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर इस बात को मान्यता दिया है कि वो कुमार देवी गढ़वाल की संरचना है, जिसके ऊपर आज राम मंदिर बनाया जा रहा है। क्योंकि वो स्तूप जो तोड़ा गया था उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का काम कुमार देवी ने किया था। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं अयोध्या का राम मंदिर कुमार देवी गढ़वाल के संरचना पर खड़ा किया जा रहा है। वो मूलतः बौद्ध स्तूप है, और वहां अन्य 4 स्तूप है, ऐसे युवन संघ भी बताते। इस कुमार देवी ने सारनाथ में 9 मंजिला बुद्ध विहार बनाया। इसी परंपरा को आगे चलाते हुए महाराजा जयचंद्र गढ़वाल के जो सलाहकार थे, उनके गुरु थे, वह थे भंते श्री मित्र। देखो ये बात ब्राह्मण इतिहासकारों ने छुपाई है। और इधर नॉर्थ इंडिया में केदारनाथ पांडे उर्फ राहुल सांकृत्यायन बड़ा नाम है। जब वो तिब्बत में गए तो तिब्बत में पुराने रिकॉर्ड जब उन्होंने ढूंढे तो महाराजा जयचंद्र को उनके जो गुरु है भिक्खु श्री मित्र, इन्होंने लिखा हुआ धम्मोपदेश का पत्र उनको कहाँ मिला? तिब्बत में मिला। उन्होंने यहाँ लाया और ये पत्र भारत सरकार के पास है। ये है ये एविडेंस है। आपको पृथ्वीराज रासो इतिहास लग रहा है, मगर उनके भिक्खु जो गुरु थे उन्होंने जो उनको उपदेश करने वाला खत लिखा वो आपको नजर नहीं आ रहा है। तो ब्राह्मण इतिहासकारों के बारे में बोलेंगे तो बुरा लग सकता है। प्रिवी काउंसिल के लोगों ने जैसे ब्राह्मण जजेस के बारे में कहा था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, जुडिशियल कैरेक्टर नहीं होता है, उसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि ब्राह्मणों में नीतिमत्ता नहीं है। वो इतिहास को इतिहास के तौर पर नहीं देखना चाहते, वो अपना वर्चस्व कैसे रहे इस दृष्टिकोण से इतिहास को लिखते हैं। शिवाजी महाराज के गुरु ब्राह्मण नहीं है, मगर झूठ मूठ के तौर पर प्रोपोगेट करेंगे। रामदासी गुरु थे, प्रोपोगेट करेंगे। जैसे मौर्य राजा का गुरु चाणक्य नहीं था, मगर जानबूझकर लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था। अगर उनको पूछो कि कोई हिस्टोरिकल आधार है क्या, तो बताएंगे बड़े इतिहासकार ने लिखा। अब बड़ा इतिहास कौन? त्रिपाठी। तो उन्होंने नाटक को आधार बनाकर गुरु बनाया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, समकालीन रिकॉर्ड नहीं है, और काल्पनिक पात्रों को गुरु बनाना ये उनका धर्म है। अपना वर्चस्व कायम करना ही उनका धर्म है। तो उन्होंने
जयचंद के गुरु को हाइड किया, जो उनके गुरु थे। उन्होंने अपना राज्याभिषेक बौद्ध परंपरा से किया, ये दूसरा एविडेंस है। यानी उनके गुरु बौद्ध थे, भिक्खु थे, और उन्होंने जो राज्याभिषेक किया वो जिस दिन किया वो दिन बुद्ध के धम्म चक्र प्रवर्तन का दिन है, अभी 21 जून, और 21 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी के नाम पर पंढरपुर के मंदिर में इकट्ठा होते हैं, और अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय कहते हैं कि जो कैलेंडर है जगन्नाथ की रथ यात्रा हो या महाराष्ट्र के वह संतों की परंपरा हो, उनका इकट्ठा आने का समय ये भगवान बुद्ध ने जो प्रथम धम्म उपदेश किया उसकी तारीख के साथ, उसके समय के साथ मैच होता है, ये इसका प्रमाण है। तीसरा प्रमाण यह है कि महाराजा जयचंद्र का अभिलेख कहाँ मिला कनिंघम महोदय को? जब वो उत्खनन कर रहे थे महाबोधि महाविहार का, तो वहां पर महाराजा जयचंद का अभिलेख मिला, और उस अभिलेख में जिक्र है उनका और उनके गुरु का कि उन्होंने कितना चंदा देकर उस विहार को रिकंस्ट्रक्ट किया। साथियों, राजा जयचंद्र, महारानी कुमार देवी, महाराजा गोविंद चंद्र आज ऐतिहासिक दृष्टि से वो हमारे महापुरुष है। उन्होंने बौद्ध विरासत को बचाया, और बौद्ध विरासत को बचाने का श्रेय जयचंद महाराज और बंगाल के पाल राजा इनको जाता है। फिर आता है मुद्दा कि सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती है, 1 साल बाद गोविंद चंद्र की होती है। यानी समांतर काल में वो मरे, एक के बाद एक मरे। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? तो ब्राह्मण लोगों ने आक्रांता मोहम्मद घोरी के साथ इतिहास जोड़ दिया, तो आज अल्पसंख्य ब्राह्मण लोग राजपूतों की प्रेरणा को खत्म करना चाहते हैं। क्या वास्तव में लड़ाई हुई है? क्या पृथ्वीराज रासो हिस्टोरियन आधा हिस्ट्री का सबूत नहीं है। वास्तविक लड़ाई है कितनी हुई है? 9 बार, 8 बार तक हराया। वो कोई बड़ा राजा नहीं था मोहम्मद घोरी, जितना उसका वर्णन किया जा रहा है। इसकी तुलना में पृथ्वीराज चौहान के पास लाखों, 3 लाख सैन्य थे। वो उसको हराना, अगर राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान मिल जाए तो भारत में दुनिया पर राज करने लायक थे। इतनी उनके पास सैन्य बल था, इतनी इनके पास ताकत थी। 11 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान राजा बने थे, और पृथ्वीराज चौहान के जो पिताजी थे, उन्होंने अपने पुत्र को राजा बनाने के बाद वो स्वयं भिक्खु बनकर गृह त्याग किया था। ब्राह्मणों ने हिंदू मुसलमान की लाइन पर लिखा, सामने मोहम्मद घोरी को रखा और क्षत्रियों का ब्राह्मणीकरण किया, और हमारे लोगों को भी ये बताया कि वो संयोगिता की स्टोरी हुई। संयोगिता काल्पनिक पात्र है, संयोगिता का कोई हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि वो भविष्य पुराण के आधार पर आप लिख रहे हो। आप एक काल्पनिक भाट के काव्य पर लिख रहे हो। अभी इसके बारे में एक तथ्य हमारे सामने आया, और वो तथ्य ये है कि जैसे छत्रपति संभाजी महाराज को पूना के पेशवा ब्राह्मणों ने पकड़ के दिया, उनकी जबान काटी, सर काटा, पूर्ण विच्छेद करके मारा, उसी तरह पृथ्वीराज चौहान को पकड़वा कर देने का काम कदम्बवास नामक ब्राह्मण ने किया। ब्राह्मणों के माइंड में क्या चल रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, रिमेंबर ब्राह्मीन्स हैव ए ब्रेन विद इन ब्रेन्स। कदम्बवास ब्राह्मण पृथ्वीराज चौहान का मंत्री है, और कदम्बवास ब्राह्मण मोहम्मद घोरी जो हार रहा था, तो मोहम्मद घोरी ने उसके मंत्री को ही अपने पक्ष में लिया, और उसका सिन्हा नामक एक दूसरा मंत्री था, कायस्थ था। ये बात उसने पृथ्वीराज चौहान को बताई, और उसको रंगे हाथ पकड़ा कदम्बवास को, और उसको अपने तीर से मारने का प्रयास किया। तो कदम्बवास को बचाने के लिए उनके ब्राह्मण लोग आए, वो खुद मरे,
और इसकी झटपट में कदम्बवास भाग गया और कदम्बवास जो ब्राह्मण था वो मोहम्मद घोरी के पक्ष में खड़ा था। इसको बचाने के लिए ब्राह्मण ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़वा के दिया। ब्राह्मण ने पृथ्वीराज चौहान को साधारण तरीके से मारने के लिए नहीं कहा। कभी भी आक्रमणकारी मुगल लोगों की या आक्रांता मुस्लिम लोगों का इतिहास नहीं है कि उन्होंने शरीर के अवशेष को तोड़ तोड़ कर छिन्न भिन्न करके मारा हो। ऐसा उनके पास कोई धार्मिक आदेश नहीं है। ब्राह्मणों के कहने पर पृथ्वीराज चौहान को गजनी तक लेके गए पैदल, उनको घुमाया गया, उनका सर कलम कर दिया गया और अत्यंत क्रूरता से मार दिया गया। कदम्बवास के कहने पर पृथ्वीराज चौहान की हत्या की गई। इसी तरह की हत्या महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का लायक सुपुत्र, क्रांतिवीर, चरित्रवान 32 साल की उम्र का पेशवा ब्राह्मण ने पकड़वा के दिया और उनके टुकड़े टुकड़े करके मार दिए। और औरंगजेब का खत अब हमारे पास उपलब्ध है। ब्राह्मण पेशवाओं का और औरंगजेब का समझौता हुआ था, वो समझौते वाला खत हमारे पास उपलब्ध है। हम एक सवाल खड़ा करना चाहते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान की लाइन को पकड़कर इतिहास को जानना चाहते हैं, तो हमने महाराष्ट्र में सवाल खड़ा किया कि अगर लड़ाई संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में हो रही थी और संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मार डाला, चाहे जिस तरीके से मार डाला हो, तो जिसने उसको मारा महाराष्ट्र में किसकी सत्ता आनी चाहिए थी? जिसने मारा उसकी आनी चाहिए थी ना। तो महाराष्ट्र में किसकी सत्ता आई? पेशवाओं की आई। यानी लड़ाई औरंगजेब और संभाजी महाराज की थी। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को क्रूरता से मारा, तो महाराष्ट्र में सत्ता तो मुगल शाही यानी औरंगजेब की राजवट आनी चाहिए थी, मगर महाराष्ट्र में पेशवाई आई। यानी ये भी एक प्रमाण है, लड़ाई दोनों की हुई, फायदा तीसरे का हुआ। वो तो समझौते के लेटर हमारे पास है। हमारे पास दर्जनों पर्शियन रिकॉर्ड्स है जिसमें कदम्बवास का जिक्र है और कदम्बवास ने ही मोहम्मद घोरी को मदद किया था। इस सच को छुपाने के लिए ब्राह्मणों ने पुराण लिखा और पुराण में उन्होंने महाराजा जयचंद के ऊपर एक गद्दारी का आरोप ठोक दिया। अब इसके लिए हमारे बड़े विद्वान हैं, इन्होंने कुछ तथ्य लिए हैं और उस तथ्य के बारे में मेरे से चर्चा की। मैं संतुष्ट हो गया कि ऐसे इतिहासकार हैं उसी इलाके के, मगर अब तो ये हमारे इतिहासकार हैं, बहुजन समाज के इतिहासकार हैं। चलो हम ब्राह्मण इतिहासकार के ही बारे में बात करते हैं। ये किताब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार की किताब है, यानी सरकारी किताब है। इस किताब का शीर्षक है कन्नौज का इतिहास और इसके लेखक है रिटायर्ड अवकाश प्राप्त उप सचिव उत्तर प्रदेश सरकार और इनका नाम है आनंद स्वरूप मिश्र। टाइटल से पता चल रहा है ब्राह्मण है। इन्होंने इस किताब में यही सवाल खड़ा किया है कि क्या महाराजा जयचंद गद्दार थे? क्या महाराजा जयचंद ने उन्हें मदद की थी क्या? तो उन्होंने आधार दिया है कई लेखकों का और कई पर्शियन राइटर्स लोगों का। तो उन्होंने इस आधार पर और स्मिथ और कई अंग्रेजी लेखकों का भी आधार दिया है। तो वो कह रहे हैं कि इसका कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है, यदि मोहम्मद गौरी और जयचंद्र में मैत्री होती जैसा कथित आरोप में निहित है, तो गौरी के बाद में जयचंद पर आक्रमण न करता। मिश्र साहब ने यह दलील दिया है कि अगर पृथ्वीराज चौहान की और जयचंद की दोस्ती होती और उनके बुलावे पर या उनके सहयोग से पृथ्वीराज चौहान की हत्या होती, तो फिर पृथ्वीराज की चौहान की हत्या होती ना, जयचंद की हत्या क्यों होती? ये पेज नंबर 552 पर कह रहे। उन्होंने ये कहा आगे पेज नंबर
553 पर मिश्र महोदय ने पृथ्वीराज के शौर्य के समर्थन ही में कुछ लेखकों ने निमंत्रण की कथा को, कल्पना को प्रस्तुत किया। यानी मिश्र महोदय भी ये कहते हैं कि कल्पना के आधार पर, स्तुति करने के नाम पर मोहम्मद घोरी को जयचंद्र ने निमंत्रण दिया, इस कथा को प्रस्तुत किया है। उन्होंने उनके जो निष्कर्ष बताए, मैं वो निष्कर्ष संक्षिप्त में बोलना चाहता हूं। पेज नंबर 554 पर उन्होंने कहा, नंबर 1, यह कि महाराज जयचंद्र ने मोहम्मद घोरी की महाराज पृथ्वीराज चौहान पर सन 1192 में दूसरा आक्रमण करने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। उन्होंने जो तथ्य ढूंढा, इसके आधार पर उन्होंने किया कि उन्होंने मदद नहीं किया था। नंबर 2, यह कि मोहम्मद घोरी ने उक्त आक्रमण स्वतः विवेक से किया था, न कि किसी के कहने पर किया था। सन 1991 के पहले आक्रमण में यह पृथ्वीराज द्वारा पूर्णतः पराजित हुआ था तथा मरते मरते बचा था। अतः वह अपने ऊपर ये कालिक के टीके को मिटाने के लिए प्रारंभ से ही प्रयत्नशील था और उसके लिए उसने दूसरे आक्रमण की तैयारी स्वदेश पहुंचते ही प्रारंभ की थी। यह कि कथित आरोप चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के इस कथन पर आधारित है कि संयोगिता का अपहरण करने के कारण पृथ्वीराज और जयचंद्र में वैमनस्य बढ़ गया था। चंद बरदाई पृथ्वीराज का दरबारी कवि था और उसने अपने स्वामी के यज्ञ वर्धन हेतु कतिपय काल्पनिक बातें लिखी है, जिसने संयोगिता के अपहरण की भी कथा है। यह कि कतिपय इतिहासकारों ने चंद बरदाई के उक्त वैमनस्य के कथन को सत्य मानकर निमंत्रण की बात को कल्पना की तथा अन्य संबंधित बातों को नजरअंदाज कर दिया। फिर भी कतिपय प्रख्यात इतिहासकारों ने आरोप को अप्रमाणित माना है, किंतु उनका मत उतना प्रकाश में आना चाहिए जितना कि आरोप समर्थकों का मत है। इसी कारण आम जनता में जयचंद के विरुद्ध कथित भावना फैल गई। मिश्र ने भी यह मान्य किया कि संयोगिता काल्पनिक पात्र है। जब पात्र ही काल्पनिक है तो आक्रमण की कथा अपने आप रिजेक्ट घोषित होती है। एक नागो भट्ट भी था जो जयचंद को मारने में शामिल है। जयचंद, आखिरी बात कहकर मेरी बात को खत्म करता हूं। जयचंद अत्यंत बौद्ध धर्मीय राजा थे। मैं तमाम बहुजन समाज को विनम्रता से विनती करता हूं कि बौद्ध राजा को ब्राह्मण लोग बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि इसके अंदर ब्राह्मणों का इंटरेस्ट है, मगर आप उनकी बातों को मान्यता क्यों दे रहे हो? वेरीफाई करो, स्टडी करो। स्टडी किए बगैर मान रहे हो। मैंने तो ब्राह्मण इतिहासकार का यह हवाला देकर आपको बताया जो ब्राह्मण की बात है। महाराजा जयचंद्र बौद्ध धर्मीय थे। तथागत बुद्ध का जन्म प्रतीक रूप में महामाया के कोख में हाथी के रूप में दर्शाया गया है, सफेद हाथी। तो महाराजा जयचंद इतना कट्टर बौद्ध धर्मीय राजा था कि महाराजा जयचंद के पास सफेद हाथी था। महाराजा जयचंद के पास सफेद हाथी था क्योंकि बौद्ध धर्मीय था और बुद्ध को हाथी के रूप में मानता था। और मोहम्मद घोरी को ब्राह्मणों ने कहा उसका प्यारा हाथी छीन ले, उसी में उसकी जान है। और महाराजा जयचंद को धोखे से ब्राह्मणों ने मरवाया, मारा, दुश्मनों को मदद किया और उनका मर्डर कर दिया, निगृहता से हत्या कर दी गई। मगर मोहम्मद घोरी को उसने पहले हराया था।
तो मोहम्मद घोरी को डाउट हुआ ये मरा नहीं है, तो ब्राह्मणों को कहा ये मरा हो तो सबूत बता, हो सकता है वो बहुत ताकतवर है। तो एक ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपको बताता हूं वो मरा है या नहीं है, अगर मैंने ये सिद्ध किया कि यही जयचंद है, यही उसकी डेड बॉडी है, तो मुझे इनाम में पैसे दीजिए, सोना दीजिए, बख्शीश दीजिए। और ऐसा ही हुआ, महाराजा जयचंद को पहचाना गया इस आधार पर कि उनके एक दांत चांदी का था। महाराजा जयचंद का एक दांत चांदी का था, इस आधार पर महाराजा जयचंद को पहचाना गया। और ब्राह्मणों की गद्दारी के कारण, धोखेबाजी के कारण केवल महाराजा जयचंद की हत्या नहीं हुई, बल्कि बौद्ध धर्म का आश्रय, बौद्ध धर्म की सुरक्षा देने का काम दो बड़े डायनेस्टी के लोग कर रहे थे, बंगाल के पाल राजा और कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद। मगर मैं एक सबूत और देता हूं कि अगर पृथ्वीराज चौहान की हत्या हो रही है, महाराजा जयचंद की हत्या हो रही है, इनकी नजर में हिंदू राजा है तथाकथित रूप में, तो बंगाल का सेन राजा की हत्या क्यों नहीं हुई? बंगाल के जो सेन राजा है उनकी हत्या, उनके समकालीन जो राजा है ब्राह्मण लोग है, उनकी हत्या क्यों नहीं हुई? बल्कि सेन राजाओं को मोहम्मद घोरी और अन्य लोगों ने मदद किया, और सेन राजाओं ने ही और एक कदम्बवास ब्राह्मणों ने ही घोरी को भारत में बुलाया और नालंदा, तक्षशिला जैसे विहार को ये कहकर जलाया गया कि उस नालंदा तक्षशिला में सैनिकों की छावनी है। ये कहकर ब्राह्मणों ने आक्रांता लोगों को बुलाया, आक्रमण करवाया और निहत्थे भिक्षुओं का कत्लेआम किया। जब राजा का ही हत्या होती है तो भिक्षुओं को बचाव करने के लिए उनके पास राजा नहीं है, और ब्राह्मणों ने आग से नालंदा के ज्ञान के केंद्र महाविहार को जलाया। साथियों, इस मौके पर हमारे क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के और उसमें भी जयचंद के वंशज माननीय रविंद्र सिंह राठौड़ जी ने यह फैसला किया कि महाराजा जयचंद बुद्धिस्ट थे और बुद्धिस्ट होने के कारण उनकी घृणा ब्राह्मण करते हैं, और उनके पराजय से ही बौद्ध विरासतों पर ब्राह्मणों का कब्जा हुआ। ये बनारस जो है, गोविंद चंद्र राजा की हत्या के बाद ही यहाँ उन्होंने बौद्ध विहार को तोड़कर मंदिर बनाया। गोविंद चंद्र राजा की हत्या होने के बाद ही मथुरा में मंदिर बनाया ब्राह्मणों ने, और बाद में मस्जिद बनाए। ना वो मंदिर का मामला है ना मस्जिद का मामला है, वास्तविक तौर पर वह विहार है। मैं कल महाराजा जयचंद जी के राजधानी में गया, राजा हर्षवर्धन की राजधानी में गया, वहाँ उनका एक स्टैचू है, उनको अभिवादन किया। बहुत मिट्टी से भरा हुआ था, आसपास उनके मुझे कहते हुए भी दर्द महसूस हो रहा है कि उनके स्टैचू के सामने पूरी शहर की गंदगी उस नाली से बह रही थी। देश भर के जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, उत्तर प्रदेश में एक क्षत्रिय का राज है, जो अपने आप को क्षत्रिय कहता है, राजपूत कहता है। योगी आदित्यनाथ, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय जयचंद को तुम्हारी ही पार्टी के लोग, तुम्हारी ही आरएसएस के लोग गद्दार कहते हैं, तो तुम तो उसका पक्ष में हो। और उनके स्टैचू के सामने गंदगी बह रही थी, गंदा पानी बह रहा था, और उनका जो किले का अवशेष है, उनके किले के अवशेष पर आज लोगों ने प्राइवेट मकान बना दिए, 2 मंजिला 3 मंजिला। मैं धिक्कार करता हूं भारतीय पुरातत्व विभाग का, केवल वहां बोर्ड लगा है कि ये भारतीय पुरातत्व विभाग की प्रॉपर्टी है, भारत सरकार की प्रॉपर्टी है और हमारी बहुजनों की प्रॉपर्टी है। राजा जयचंद्र ने, गोविंद चंद्र गढ़वाल ने राजा हर्षवर्धन की परंपरा चलाई, मौर्य राजा की परंपरा चलाई, मगर जो लोग अपने आप को राजपूत कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, कभी एक बार कन्नौज में आओ और आपके महान राजा को देखो। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं, ये कलंक ब्राह्मण नहीं धोएंगे, ये कलंक हमें धोना होगा। अब हम कन्नौज में
महाराजा हर्षवर्धन, महाराजा गोविंद चंद, महारानी कुमार देवी और महाराजा सम्राट जयचंद की बड़े समारोह के साथ, हर्ष के साथ जयंती मनाएंगे। और वो गर्व है बहुजनों, वो बौद्ध राजा है। आजकल ये गद्दार कहने के लिए जयचंद का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने पुरखों को इतिहास जानो। गद्दार तो कदम्ब वास्ता नागो भट्ट था, जिन्होंने बाहर से आक्रांताओं को बुलाया। ना जयचंद ने बुलाया, ना पृथ्वीराज चौहान ने बुलाया। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और बड़े इतिहासकार डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत भी आज मेरे साथ है और उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी।